कहलाता है। और है सकाम अकर्म रूप निर्जरा, सामान्य निर्जरा। कर्म की स्थिति जितने समय की स्थिति होती है, अपनी स्थिति पूरा करके वो उदय में आते हैं, खिरते हैं और निर्जरित होते हैं, ये सामान्य निर्जरा है, मोक्ष मार्ग की निर्जरा नहीं है। और है कि एक साथ उदय में आने वाले कर्म परमाणुओं के समूह को हम निषेध कहते हैं। और इसमें दूसरी बात ये है कि जो समान स्थिति वाले कर्म परमाणु हैं वो एक साथ स्थिति वाले उनके समूह को हम निषेध कहते हैं। वर्तमान में जो निषेध एक एक समय में या आड़ी लाइनों से हमें बताते हैं शास्त्रों में, और प्रथम निषेध है जो वर्तमान काल में समान स्थिति वाले जो उदय में आ रहे हैं, उसके बाद दूसरे समय वाले, उसके बाद तीसरे समय वाले, ऐसे वो समय लगातार निर्जरित होते हैं। हाँ, अभी कोई और आगे बता दे, और आगे का कुछ। हाँ कुसुम, लता जी कनेक्ट हो गई तो, या तब तक प्रियंका जी बता दीजिए। हाँ, हाँ बताऊं? हाँ बताइए। क्या 45 के सबसे आगे। पहले हाँ तो प्रकृति, हाँ निर्देश, स्थिति और अवस्था, ठीक। ये समझे। इसके ठीक बाद समय प्रगत, स्थिति बंध, अनुभागबद्ध, ये पढ़ा। ठीक। कर्म की सत्ता के बारे में पढ़ा। उसके बाद अबाधा काल पढ़ा। उसके बाद उदय काल निषेक पढ़ा, उसमें परमाणु, वर्ग, वर्गणा, निषेक और वर्गों में कई सारे परमाणु हो जाते हैं, वो पढ़ा अपन ने। और उसके बाद परमाणु के बाद पढ़ा अपन ने अविभाग, फिर जघन्य वर्ण के बारे में पढ़ा, जघन्य वर्गणा, और फिर स्पर्धक पे आए हैं अपन अभी। यस, मुझे इतना ही समझ में आया। ठीक ठीक। आगे और कोई बताइए, प्रियंका जी बता दीजिए। है नहीं तो राखी जी कोई और। ठीक है, आप ही बता दीजिए। हाँ बताइए। हाँ हाँ, आप फॉलो कर रही हैं राखी जी? सर मेरा थोड़ा काम हो पा रहा, अभी मैं आई हूँ फंक्शन से, तो वही रिकॉर्ड स्टार्ट कर लेती हूँ क्लास। नहीं मतलब, पूरा नहीं वो बात नहीं, जो क्लास में रिकॉर्डेड है उसको फॉलो कर रही है ना पूरा जितना है? नहीं, वो नहीं सुना सर मैंने। अच्छा, आज थोड़ा रीड किया था, ये कल पढ़ा था ना, तो ये इतना रीड किया था। ओके। तो इसमें हाँ से एक मेरे को डाउट भी आया है, ये जो आपने अभी तो आपने अविभाग प्रतिच्छेद का ये यहाँ पे 3 बताए हैं जो कैटेगरी, जघन्य वर्गना, प्रथम वर्गना जिसको कहते हैं, वर्गों की वर्गना को जघन्य वर्गना कहते हैं, और अधिक अविभाज्य प्रतिच्छेद होगा ऐसे वर्गनाओं की वर्गना को एक से अधिक, उसको द्वितीय वर्गना कहते हैं। तो सर ये जो चेन बनी हुई है द्वितीय वर्गना, सर ये जो चेन बताई हुई ये क्या चीज है सर? वो पहले लाइन से बताई थी निषेक को, अभी यहाँ पे स्पर्धक को अलग बताने के लिए कि ये उससे अलग है। यहाँ गोल 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 बिंदु है मोती की तरह, वो एक एक स्पर्धक है। अच्छा, हाँ वो स्पर्धक के लिए। ठीक है सर कल आपने ये जो बताया था ना, ये निषेक का जो ये चार्ट बताया था अबाधा काल का, और यहाँ पे ये प्रथम निषेक जो सबसे लास्ट में है, इसका आपने बताया था कि इसमें वर्गना अगर 100 है तो ऊपर चढ़ते चढ़ते 200, 300, 400 ऐसे अंतिम जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी, ऐसे बताया था ना आपने? वो स्पर्धक के बारे में बताया था, निषेक तो स्थिति को बता रहा है। अच्छा, हाँ वो 101 102 क्या है, वो स्पर्धक के बारे में है, एक स्पर्धक से दूसरे स्पर्धक। ये थोड़ा सा अभी बस आप ये सोच लीजिए कि वर्ग वर्गना और निषेक, वर्ग वर्गना और स्थिति है तो निषेक, और अविभाग प्रतिच्छेद है तो स्पर्धक है। इसमें काफी कुछ आगे क्लैरिफाई हो जाएगा ये। ओके सर। सर यहाँ पे ये जो है किसी एक समय में बंधे हुए परमाणुओं की जब हम निषेक रचना देखते हैं तो उसके प्रथम निषेक में परमाणुओं की संख्या सर्वाधिक होती है,
हाँ, या परमाणु बताते हैं। जैसे लाइन कल बताई थी, पहली लाइन लंबी है तो अगले छोटी छोटी होती गई, परमाणुओं की संख्या कम होती गई है। मतलब ऊपर जो बाद में आने वाले हैं, पहले जो नजदीक वाले उदय में आने वाले हैं उनको ज्यादा परमाणु दिए जाते हैं, बाद में आने वाले प्रति समय जो बन रहे हैं वो कम 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 होते जाते हैं ऊपर। तो इसका पूरा एक एग्जाम्पल हम करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बस ये जानिए कि ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कर्व। ठीक है, जी सर। ओके। ठीक है। आगे बताइए और कोई। इसके बाद चार तरह के जो है घाती अघात में स्पर्धक किस क्या नाम होते हैं, जरा ये। सर मैं बताऊं? हाँ, आप बता दीजिए। एक्चुअली 48 पे टेबल से क्लियर हो जाएगा। हाँ, घाती और अघाती कर्म में अलग अलग जो स्पर्धक बनते हैं उनमें मंद से तीव्र अनुभाग वाले होते हैं। मतलब तो उनको इन्होंने मतलब लता, दारू, अस्थि और शैल से मतलब नाम दिया हुआ है। कि हम जैसे देखते हैं कि लता एकदम कम मंद होगा, क्योंकि लता जैसे लता की जैसी प्रकृति है उसके हिसाब से। दारू जो कुछ मतलब कास्ट होगा, लकड़ी होगी। और अस्थि मतलब और हार्ड, और शेल यानी एकदम पत्थर की तरह। और ऐसे ही इसको जब हमने पढ़ा था तो हमने कर्मों की अपेक्षा भी देखा था जो घाती कर्म के उसमें, कि जो शैल है वो अनंतानुबंधी, और ऐसे कम कम प्रत्याखान अप्रत्याखान, और जो स्वज्वलन है उसको लता भाग। मैम ने भी इसको क्लास में बताया था और हमने भी डिस्कस किया था। फिर इसमें दो शब्द आए थे, चतुस्थानगत और द्विस्थानगत। तो जैसे चार प्रकार के ही अनुभाग का बंध होता है, मतलब ये चारों होते हैं, लता, दारू, अस्थि, शैल। तो चतुस्थानगत बंध कहते हैं। पर यदि कभी कभी ये होता है कि जीव के विशुद्ध परिणाम होते हैं, वो उसके परिणामों में शुद्धता आती है, तो जो तीव्र और ये होती शैल और अस्थि, जो तीव्र और उससे थोड़ा कम तीव्र, उन दोनों का मतलब थोड़ा सा उदय कम होता है, वो नहीं बनते हैं। और सिर्फ लता और कास्ट वाले बनते हैं, तो उसको द्विस्थानगत कहते हैं। और इसमें शैल और अस्थि भाग वाला बंध नहीं होता है। तो ये चतुर्स्थानगत और द्विस्थानगत, कि चतुर्स्थानगत में चारों ही प्रकार के अनुभाग का बंध होता है, और द्विस्थानगत में सिर्फ दो, क्योंकि जीव के विशुद्ध परिणाम होते हैं। तो और उससे तीसरा भी हो सकता है, लता, दारू, अस्थि त्रिस्थानगत भी हो सकता है परिणाम के सर हिसाब से। उसको हाँ, ओके, उसके हिसाब से नहीं भी हो सर। सकता है। त्रि होगा तो लता, दारू, अस्थि का भी हो सकता है। तो जैसे हमने इसमें देखा था कि घाती कर्म में तो हमेशा अप्रशस्त ही होते हैं, पर अघाती में दोनों तरह के होते हैं। वो मतलब प्रशस्त भी और अप्रशस्त भी। प्रशस्त मतलब पुण्य प्रकृतियां, अप्रशस्त मतलब पाप प्रकृतियों से देखा था। तो इनको भी अनुभाग की अपेक्षा चार स्थान देखे हैं। पुण्य में प्रशस्त प्रकृतियां जो होती अघाती कर्म की, उसको चार से डिवाइड किया है। अमृत, शर्करा, खांड, गुड़। जैसे हम इसमें मिठास की तरह ले सकते हैं, क्योंकि पुण्य प्रकृतियां हैं। और अघाती कर्म की अप्रशस्त प्रकृतियां जो पाप रूप है, उसको इन्होंने हलाहल, विष, कांजीर और नीम से लिया है। तो ये चतुर्स्थानगत, द्विस्थानगत, सर ने त्रिस्थानगत बताया, वो हो गया है। और इनके अनुभागों की अपेक्षा किस तरह से घाती और अघाती कर्मों के डिवीजन हुए हैं। 48 पेज पे एक टेबल भी है, उसको हम देख सकते हैं, तो पूरा आ जाएगा। ठीक है, सर ओके। हाँ, आप ठीक है। ऐड करना चाहेंगे सर कुछ, कि आगे बढ़ूं मैं? नहीं, बढ़िया है, आप आगे बढ़िए। हाँ, आगे दो शब्द आए थे हमारे, सर्वघाती प्रकृति और देशघाती। सर्व जैसे नाम से ही हमको पता है कि सभी का घात करती है गुणों का। तो जैसे इसमें केवल ज्ञान और केवल दर्शनावरणी हमारे हिसाब से अभी हमारे जो प्रेजेंट है, उसके हमारे लिए वो सर्वघाती प्रकृति है, कि वो नहीं आ रहा है। मति ज्ञानावरण, श्रुत, अवधि, मन परे, ये देशघाती प्रकृति है। फिर इसमें भी स्पर्धक से भी हमने दो शब्द देखे थे, ये तो प्रकृति है। स्पर्धक भी हमने देखे थे, सर्वघाती और देशघाती। तो हमने चार स्पर्धक घाती कर्मों में जैसे ऊपर देखे, शैल, अस्थि, दारू, लता। तो इसमें से क्या है कि सर्वघाती स्पर्धक को ऐसा लिया कि शैल, अस्थि और दारू भाग में से अनंत बहुभाग। इसमें सर ने एक उदाहरण भी दिया था, कि हम किसी का वसीयत बनाने में, किसी ने प्रॉपर्टी को करना है शेयर, तो वो किस तरह से शेयर होगा, कि बहुभाग और एक भाग।
कि सपोज 1000 रुपए का उदाहरण दिया था कि 1000 को 100 से डिवाइड किया, 10 से डिवाइड किया, उसके भाग बने, तो 100 जो हुआ वो एक भाग हुआ, जो 900 हुए वो बहुभाग हुए। तो घाती कर्म के जो 4 स्पर्धक शैल, अस्थि, दारू, उसमें से इन 3 का, शुरू के 3 का अनंत बहुभाग स्पर्धक सर्वघाती होते हैं। और जो दारू भाग का भी जो भाग है उसमें भी फिर हम पार्टीशन करेंगे। हाँ मेरे को तो बोलिए। ये क्लियर नहीं हो रहा है ये वाला बहुभाग, हाँ मैं मतलब बात, ज्यादा अंश को बोल रहे हैं, ज्यादा अंश हाँ को। हाँ, हाँ ज्यादा जैसे इसको आप, हाँ जैसे आपने लड्डू बनाए, आपने हाँ 5 लड्डू बनाए हैं, आपने 4 लड्डू को बहुभाग में रखा, एक लड्डू को एक भाग में रखा। हम इसमें लड्डू से हाँ। ना लेके हम किसी काउंटिंग में टॉफीज में ले लेते हैं। जैसे तो जैसे हम्म 50 टॉफीज हैं तो 40 को आपने बहुभाग में रखा, 10 को एक भाग में रखा, फिर जो एक भाग है उसका भी पार्टीशन किया, तो उसमें से 9 हम्म, बहुभाग में आई, एक एक भाग में आई, ऐसे। हाँ तो 10 ऐसा को नहीं मतलब। होता। हाँ, आप हाँ 10 के बजाय किसी और भी, जनरली 8 कुछ 9 भी 10 इस तरह संख्या से से कर सकते हैं। डिवाइड हाँ करते हैं। हाँ कितने में डिवाइड डिवाइड कर करना है सकते उस पर डिपेंड करेगा, एग्जाम्पल है ये। तो जितना भी ठीक कोई है। चीज है, किसको कितनी देनी है, किसी को एकदम बहुत ज्यादा देनी है और किसी को बहुत कम देनी है। तो जो परमाणु एक समय बनते हैं, तो किस तरह से परमाणु प्रकृतियों में डिवाइड होते हैं, किसको ज्यादा मिलते हैं, किसको कम मिलते हैं, तो उस अपेक्षा से ये हम्म एक एग्जाम्पल बस जान के अपने पास रख लीजिए, याद करके। कि जैसे बहुभाग क्या होगा और एक भाग क्या होगा। तो वो ठीक है। आगे कहना, टेबल टेबल दी है 49 पर। तो जैसे घाती कर्म दोनों तरह के होते हैं, सर्वघाती भी और देशघाती भी। सर्वघाती में अभी हमने देखा कि केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण हमारे लिए सर्वघाती प्रकृति है। तो उसमें भी ये 3 तरह के आएंगे स्पर्धक, शैल, अस्तु, दारू। क्योंकि जो लता वाले होते हैं वो तो बहुत कम, वो मतलब उदय में आने वाले होते हैं, कम उनका होता है, तो तीव्रता इससे कम वो होती है, नहीं हाँ। होंगे। हाँ तीव्रता कम होती, मुझे शब्द नहीं आ रहा था। सर्वघाती प्रकृति में जो अभी है तो उसमें सर्वघाती स्पर्धक होंगे, वो शैल, अस्थि और दारू, उनका भी बहुभाग होगा, मतलब मतलब ज्यादा मैक्सिमम पार्टीशन होगा। मैक्सिमम हाँ मैक्सिमम दारू मैक्सिमम ही होगा, पर मैक्सिमम। थोड़ा सा भाग उसका वो हाँ देशघाती में भी आएगा। हाँ। और देशघाती में भी 2 है सर, उस देशघाती के भी 2 करे, सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक। तो जो उसमें सर्वघाती में लेंगे तो शैल, अस्थि और दारू का बहुभाग होगा, मतलब जो ज्यादा तीव्रता वाले होंगे उनका ज्यादा भाग होगा। और देशघाती में जो कम तीव्रता वाले, जैसे दारू है उसकी तीव्रता कम होती है, मंदतर कह सकते हैं उसको। और लता में बिल्कुल मंद, तो लता का पूरा होगा और दारू का सिर्फ एक भाग होगा, उसका बहुभाग सर्वघाती में होगा। तो इस तरह से मतलब उदय में आते हैं ये देशघाती और सर्वघाती। तो अभी जैसे हमारे जो है ज्ञानावरण और इसका है, जो भी आगे इस पे आया है कि मतलब अभी हमारे लिए वो देशघाती है। यदि हम किसी भी जीव के लिए ये होगा, मति शुद्ध ज्ञान जो है वो मतलब उसकी प्रकृतियां देशघाती ही होगी। क्योंकि यदि सर्वघाती हो जाएगी तो हम अचेतन हो जाएंगे, जड़ हो जाएंगे। तो ये आगे आ रहा है, ये भी देशघाती सर्वघाती का डिटेल की इन्होंने अलग अलग किस तरह से घटाया है। सर यहाँ तक आप कुछ ऐड करना चाहें तो नहीं, कीजिए। बहुत बढ़िया है, आपका बहुत क्लियर है। इसके बाद बस ये क्षयोक्षम की परिभाषा है। एक तो कोई भी जीव तो हाँ एक तो ज्ञान बिना नहीं रहता है, और उसको बताया था हमने एक पर्याय ज्ञान, जो सबसे कम ज्ञान होता है पर्याय ज्ञान। हाँ और वो अक्षर का अनंतवा भाग होता है, एक अक्षर आ ऐसे एक अक्षर होता है उसका, वो ज्ञान उसका अनंतवा भाग सबसे कम निगोदीय जीव को होता है, अपर्याप्त निगोदीय जीव, सूक्ष्म निगोद जीव को पर्याय ज्ञान। और उसके अनंत भाग बढ़ते 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 जाके अक्षर ज्ञान होता है, तो उसके बीच वाले को पर्याय समास ज्ञान बोलते हैं। तो पर्याय ज्ञान को निरावरण ज्ञान भी बोलते हैं, और उसको उसका पर्याय ज्ञानावरण के कारण पर्याय ज्ञान होता है। और क्षयक्षम। हाँ, उसका हाँ सर क्षयोक्षम आपने भी। दो, हाँ ये दोनों शब्द सर आप फिर से बताइए, क्षयोक्षम एंड क्षयोक्षम लब्धि। हाँ, इसमें क्षयोक्षम आपने है। शब्द भी यस। लिखवाए थे, ज्ञान, दर्शन, वीर्य, हाँ, मतलब, और ये उनका था कि ये क्षयोक्षम। डिफरेंट है क्षयोक्षम लब्धि से। हाँ, सर ये उसका मुझे थोड़ा सा क्षयोक्षम, क्लियर नहीं। क्षयोक्षम जब कहते हैं, क्षयोक्षम ज्ञान, क्षयोक्षम दर्शन और क्षयोक्षम वीर्य,
जो 5 है, वो क्षोभक्षम का मतलब कुछ ना कुछ उसका उगाड़ है, और जितनी शक्ति है उसमें से कुछ छुपा हुआ है, कुछ उगाड़ है। तो क्षोभक्षम के कारण कितना दबा हुआ है वो क्षोभक्षम हुआ, तो जितना उघाड़ है वो अपना ही गुण का है, गुण का ही अंश है। एक तो क्षोभक्षम और कंटिन्यूअस चल रहा है उसका, वो कभी रुकता नहीं है। लेकिन क्षोभक्षम लब्धि है कभी पर्टिकुलरली विशेष अवस्था में ही होती है, और उसका भी डेफिनेशन देखा था हमने कि क्षोभक्षम की परिभाषा क्या है, कि जो सर्वघाती प्रकट स्पर्धक हैं उनको उदय में नहीं आने देना, अभी वर्तमान में भी उदय में नहीं आने देना, और भविष्य में भी आएंगे तो उनको दबा के रखना। तो सिंपल लैंग्वेज में ये था। और उदय में आएगा देशघाती स्पर्धक, तो उसको देखा था वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। उदय का अभाव किया तो उदयाभावी क्षय किया। वाकई में क्षय मतलब सत्ता से कंप्लीट नहीं हुए हैं। और भविष्यकालीन मतलब जो सत्ता में पड़े हैं, अगर भविष्य में वो बीच में उदय में जंप करके आ जाए, उसको भी सद्वस्तारु उपशम, उसको दबा के रखेंगे, उदय में आने लायक नहीं बनाएंगे, तो उनको सद्वस्तारु उपशम कहेंगे। और फिर उदय किसका आएगा, देशघाती स्पर्धकों का उदय आएगा। तो इस तरह की अवस्था को क्षयोक्षम कहते हैं। तो जो क्षयोक्षम है, तो ऊपर है लिखा है क्षयोक्षम की परिभाषा, ये क्षयोक्षम की परिभाषा है। सर आपने एक वर्ड लिखवाया था सदावस्था रूप उपशम में अप्रशस्त ब्रैकेट में। हाँ, उसका नाम है, कहीं पे अगर ये दोनों एक दूसरे से आ जाए तो इसलिए साथ साथ लिखा रहा हूं कि कहीं पर भी एक की जगह दूसरा हो जाए तो समझ लेना कि वो उसका मतलब वो है सदवस्था रूप या अप्रशस्त उपशम, क्योंकि प्रशस्त उत्तम सम्यक के वक्त आएगा वो। सर एक वर्ड उदीर्णा आया था नया। हाँ, उदीर्णा मतलब जो स्थिति में पड़े हैं परमाणु, वो अपनी स्थिति की बजाय अभी अभी उदय में आ जाना। 1 साल के बाद उदय में आने थे स्थिति के हिसाब से तो एक 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 करके, लेकिन किसी जीव के परिणामों के वजह से वो अभी उदय में आ जाना, अभी उदय में आने लायक हो जाना, उसको उदीर्णा कहते हैं। तो अदरवाइज उदय तो प्रति समय होता रहेगा, एक एक निषेक का, उसका उदीर्णा कहा था। और उसके बाद फिर सर पेज नंबर 50 को एक बार रीड कर लें क्या? हाँ, कर लीजिए। कोई करना चाहेगा? राखी जी, प्रतिभा जी, कुसुमलता जी, राखी जी, प्रियंका आप कर पाएंगे तो करिए इसको सेकंड पैरा से। सर कौन सा शुरू है? मैं अभी पेज हाँ, नंबर 50। हाँ, ग्रंथ कौन सा है? अच्छा, अभी आप पंचलब्धि। पंचलब्धि, अभी तक आपने इसको सुना नहीं है? पंचलब्धि अपने हाँ, उसमें सिलेबस 5, आप नहीं सिलेबस का नहीं है, बट सिलेबस की चीजें इसमें हैं। रिलेटेड है मतलब 5 भाव हमारे है पास जीव के, 5 भाव है सम्यक के पहले जो 5 भाव होते हैं, लब्धियां होती है, प्लस 148 कर्म की प्रकृतियां होती हैं। क्षयोक्षम लब्धि किसे कहते हैं, क्षयोक्षम किसे कहते हैं, उनकी परिभाषा कर्णानियोग के इस ग्रंथ की अपेक्षा से पढ़ रहे हैं। कुसुमलता जी आप पढ़िए। सर मैं पढ़ूं क्या? हाँ, पढ़िए, आप पढ़िए हाँ, बस। यदि आप पढ़ सकते तो राखी जी आप पढ़िए। हाँ, ये सेकंड पैरा से ना, तुमने अनेक बार सुना है कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान सारे शैवक्षम ज्ञान हैं। उनमें प्रतिस्पर्धी कर्मों का शैवक्षम पाया जाता है। इसे हम मति ज्ञानावरण कर्म पर घटाते हैं। हाँ, जो ज्ञान है वो हमारा है, और उसका प्रतिस्पर्धी जो है, जो जिसका आवरण है, जिस आवरण से वो ज्ञान कितना ढका हुआ है, कितना उघाड़ है, तो कितना खुला हुआ है, जिस कारण से हम मति शुद्ध ज्ञान हमें हो पा रहा है, वो ज्ञान तो हमारा है। लेकिन आवरण के कारण वो कुछ ढका भी है, जिससे कि पूरा का पूरा नहीं ज्ञान हमारा उघाड़ हो पा रहा है। सर तो ये प्रतिस्पर्धी कर्मों मतलब हाँ, प्रतिस्पर्धी का क्या अर्थ हुआ? मति ज्ञान का प्रतिस्पर्धी हुआ मति ज्ञानावरण। जीव का मति अच्छा। ज्ञान और कर्म का मति ज्ञानावरण। लिख लीजिए, हर एक का लिख लीजिए ऐसे। आप मति पेज ज्ञान, नंबर 54 पे टेबल है, वो निकाल के फिर लिखिए राखी जी तो समझ में आएगा। पेज नंबर 54 पर
ये प्रतिस्पर्धी कर्मों के मतलब इधर पूरा टेबल में दिया है। हाँ, जो मति सर्व ज्ञानावरण के अपोजिट आप मति ज्ञान लिख लीजिए। श्रुत ज्ञानावरण में श्रुत ज्ञान को ढकता है, अवधि ज्ञानावरण हमारे श्रुत अवधि ज्ञान को ढकता है, मन पर्याय ज्ञान को ढकता है। ये आवरण है। ये तो जितने भी आवरण हैं वो उसके जीव की प्रकृति का उस प्रकृति का घात करते हैं। इसका मतलब कि केवल ज्ञानावरण जो है सिर्फ केवल ज्ञान की प्रकृति का घात कर रहा है, मतलब हमें केवल ज्ञान नहीं हो रहा है, वो मति ज्ञान को घात नहीं कर सकता है। मति ज्ञानावरण ही मति ज्ञान को घात कर सकता है, पूरी तरह से नहीं। ठीक है जी सर, इसे हम मति ज्ञानावरण कर्म पर घटाते हैं। शैवशम की परिभाषा इस प्रकार है: वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, भविष्यकालीन इन्हीं स्पर्धकों का सद अवस्था रूप उपशम और वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय, कर्म की इन 3 रूप अवस्थाओं को शैवशम कहते हैं। सर एक बार इसको समझा दीजिए ना थोड़ा। तो एक्चुअली काफी हमने 50 पेज पे आप देखेंगे ना डिस्कस किया है कि ये देखिए मति ज्ञानावरण कौन सी प्रकृति है, पेज नंबर 54। देशघाती प्रकृति। हाँ, देशघाती प्रकृति। और ऐसी अवधि ज्ञानावरण भी देशघाती प्रकृति है। हाँ, तो अभी इन दो को अभी आपको हमको किसी को अवधि ज्ञान है, मन पर्याय ज्ञान है नहीं, जबकि वो देशघाती प्रकृति है। तो क्यों नहीं है, तो आप इस पे आ जाइए 49 पे। देशघाती प्रकृति में कितने तरह के स्पर्धक होते हैं? 2 तरह के, सर्वघाती भी देशघाती भी। प्रकृति में स्पर्धक दोनों होते हैं, सर्वघाती होते हैं, देशघाती भी होते हैं। अभी क्या होता है, अभी हमको अवधि और मन पर्याय ज्ञान नहीं है, तो हमें सर्वघाती स्पर्धकों का उदय हो रहा है, तो पूरी तरह से घात हो रखा है उसका। और कौन सा ज्ञान है सर? अवधि और मन पर्याय ज्ञान हमें नहीं है उसका अभी। सर्वघाती प्रकृति है। हाँ, वो सर्व देशघाती प्रकृति है, लेकिन उसके उदय में आ रहे सर्वघाती स्पर्धकों का उदय में आने के कारण वो पूरी तरह से ढका हुआ है, हमें बिल्कुल भी अवधि ज्ञान नहीं होने दे रहा, मन पर्याय ज्ञान नहीं हो रहा है अभी। तो लेकिन देशघाती स्पर्धक के कारण अभी मति और श्रुत ज्ञान में देशघाती प्रकृति है, लेकिन उसमें दोनों प्रकार के स्पर्धक हैं, सर्वघाती भी हैं, देशघाती भी हैं। तो उसमें देशघाती क्यों नहीं उदय में आ रहे हैं? सर्वघाती उदय में आके हमारा पूरा मति श्रुत ज्ञान ढक दे और हमें बिल्कुल मति श्रुत ज्ञान ना होने दे, तो क्या होगा? बिल्कुल भी हमें मति शुद्ध ज्ञान नहीं होगा, हमें ज्ञान ही नहीं होगा। कुछ ज्ञान ही नहीं होगा सर। तो फिर क्या हो जाएंगे हम? वो तो हम जड़ हो जाएंगे। बिल्कुल, हम जड़ हो जाएंगे, लेकिन हम जड़ नहीं होते हैं। तो उसका कारण ये है कि जो सर्वघाती स्पर्धक हैं है तो सही, वो उदय में तो आते हैं, लेकिन किस तरह से? सर्वघाती स्पर्धक सत्ता में पड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही उदय में आने वाले होते हैं वो देशघाती रूप बदल के आ जाते हैं। नंबर 1 तो अभी जो उदय में आने वाले हैं वो देखा ना, वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। उदय में आ रहे हैं लेकिन अपने रूप से नहीं आ रहे, देशघाती रूप से आ रहे हैं, तो उनका क्षय भी हो रहा है, लेकिन उदय के अभाव से हो रहा है। और नंबर 2, जो भविष्य में पड़े हैं उनके स्पर्धक, उनका क्या हो रहा है? सदवस्था रूप उपशम हो रहा है, कि जब तक ये देशघाती प्रकृति का उदय है तब तक वो आके बीच में आके सर्वघात नहीं कर सकते हमारे मति शुद्ध ज्ञान का। तो जो भविष्य में आने वाले हैं उनको दबा के रखा है। और उसके बाद वर्तमान में किसका उदय हो रहा है? देशघाती का। देशघाती का मतलब कुछ अंश छुपा हुआ है, कुछ उदय में आ रहा है। तो हरेक का मति ज्ञान अलग अलग आ रहा है। क्यों? हरेक का मति ज्ञानावरण अलग अलग है। उस देशघाती स्पर्धक का उदय हरेक का, आपका मेरा सबका अलग अलग है। कितना आवरण है और कितना उघाड़ है, तो कितना खुला हुआ है उतना ज्ञान हरेक का उदय में आ रहा है, उतना ज्ञान खुला हुआ है, उस ज्ञान से हम जान रहे हैं। ये है क्षयोपशम की परिभाषा।
जी सर। ठीक है, इसलिए आपने जो बोला वर्तमान कभी में भी सर कोई भी जीव ज्ञान रहित नहीं होता, कोई भी उदय में आए उसका थोड़ा ना थोड़ा ज्ञान हाँ, हर वक्त खुला रहेगा, वरना वो जड़ हो जाएगा। हम जड़ होते नहीं है, पुद्गल हो नहीं सकते। कुछ ना कुछ ज्ञान हमारा जरूर आता है, लेकिन कम से कम जो छोटा ज्ञान है, जो लब्धि पर्याप्त सूक्ष्म निगोद निगोद का जो ज्ञान होता है सबसे कम होता है। उसको अक्षर, एक अक्षर का अनंतवा भाग, एक अक्षर के अनंत भाग जितना ज्ञान होगा, वो एक भाग जो है सो उस जीव को, निगोदिया जीव को होता है, उसको पर्याय ज्ञान बोलते हैं। और अक्षर ज्ञान उससे अनंत गुना है। तो बीच में जितने भी स्थान होते हैं अलग अलग जीवों के हो सकते हैं, उसको पर्याय समास ज्ञान कहते हैं। और उसके बाद ये देखा था, पर्याय ज्ञान हो गया, अक्षर ज्ञान हो गया, और इसी को निरावरण ज्ञान, पर्याय ज्ञान को ही निरावरण ज्ञान कहते हैं। और ये और पर्याय सर ज्ञान का पूर्ण निरावरण। एक पूर्ण निरावरण ज्ञान है, वो है केवल ज्ञान की अपेक्षा से। वो आया था यहाँ पे। सर ये रीड करूं मैं इधर से? इधर से इसमें ये और क्या है? वर्तमान में पेज नंबर 52 में फोर्थ पैरा, सम्यक ज्ञान चंद्रिका में जो टोडरमल जी, उसमें पूर्ण हाँ हाँ निरावरण ज्ञान हाँ, आया है। ये पढ़िए, ये पढ़िए, ये क्लियर करेगा। सर कहाँ से पढ़ूं? ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका, पर्याय ज्ञान बिना कोई जीव नहीं है। सर पेज नंबर 52, 52 फोर्थ पैरा, फोर्थ पैराग्राफ। फिफ्थ पैरा। सम्यक ज्ञान चंद्रिका में पंडित टोडरमल जी लिखते हैं, पर्याय ज्ञान बिना कोई जीव नहीं है। केवल ज्ञानियों के भी पर्याय ज्ञान संभवतः है। महाज्ञान में अल्प ज्ञान गर्भित जानना केवली भगवान के शैव शमिक ज्ञान नहीं होता, उनका ज्ञान तो पूर्ण निरावरण ज्ञान है। हाँ, उनके ज्ञान को जब बोलते हैं पूर्ण निरावरण। पहले हम निरावरण देखा था, पूर्ण निरावरण ज्ञान केवली को होता है, पूरी तरह से आवरण हट गया है। तो जब केवल ज्ञान प्रकट होता है, तब है पांचों ही तब पांचों ज्ञानावरण का ज्ञानावरण क्षय हो जाता है। कर्मों का पूर्ण क्षय पाया जाता है। पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक के जीवों को केवल ज्ञान नहीं है, यह उसका औदयिक अज्ञान है, और उनको मति श्रुत आदि ज्ञान है, वह उनका शैक्षणिक ज्ञान है। जब तक पूरा ज्ञान प्रकट नहीं होता है, केवल ज्ञान, तब तक जो है तो शैक्षणिक ज्ञान ही होता है। मतलब जितना कैपेसिटी है पूरा खुल के नहीं आता है, कुछ ना कुछ उगाड़ रहता है और कुछ ना कुछ आवरण रहता है। यहाँ एक बात समझ लो, केवल ज्ञानावरण प्रकृति सर्वघाती है, परंतु वह ज्ञान का संपूर्ण घात नहीं करती, मात्र अपनी प्रतिपक्ष केवल ज्ञान का सर्वथा घात करती है। उसके उदय में तो अन्य 4 ज्ञान का शैक्षम चालू रहता है। उसी प्रकार सत्यानुवृत्ति आदि 5 दर्शनावरण कर्म सर्वघाती है, परंतु वे दर्शन का संपूर्ण घात नहीं करती। उनका प्रतिपक्षी जो जागृत अवस्था, उसका पूर्ण घात करती है। हाँ, इसका मतलब यह है पूरे पैरा का कि प्रतिपक्षी तो अभी हमने देखा था ना, जिसके अगेंस्ट में जो है आवरण है, उसी उसी का घात होता है। तो निद्रा का जो जागृत अवस्था है, उसका प्रतिपक्षी निद्राएं हैं। 5 तरह की निद्राएं, जिसका प्रतिपक्षी उदय में आ रहा है उसी का घात होगा। एक समय में एक ही निद्रा का उदय आएगा, लेकिन वो निद्राएं चक्षु अचक्षु दर्शन या अवधि दर्शन का घात नहीं कर सकती। उनके उदय में अन्य 4 दर्शनावरण का उदय या शैवशम यथा योग्य चलता रहता है, अर्थात केवल दर्शनावरण सर्वघाती है, उसका उदय
12वें गुणस्थान के अंत तक निरंतर रहता है और उसके निमित्त से केवल दर्शन का पूर्ण घात होता है, परंतु अन्य चक्षु अचक्षु दर्शन या अवधि दर्शन होते रहते हैं। ठीक है। उसके बाद तो ये बताया था जागृत अवस्था में 4 दर्शनावरण का उदय रहता है और निद्रा अवस्था में 4 दर्शनावरण के साथ 5 निद्रा में से किसी समय 5 निद्राएं हैं, एक का ही उदय रहता है। एक समय में कोई भी एक निद्रा का आवरण होता है, तो जिस हिसाब से निद्रा होती है उसका आवरण होता है। हाँ, उसके बाद ये क्षयिक भाव बताया था, क्षयक्षम भाव, क्षयिक भाव। भाव जीव के होते हैं और उसके अनुसार जो कर्म होता है वो भाव कहलाता है। जैसे क्षय, कर्मों का क्षय होकर क्षयिक भाव होता है, भाव जीव का होता है और कर्मों का क्षय उसके बराबर होता है, उसके अपेक्षा से। जब भाव होता है क्षयिक भाव तो कर्मों का पूर्ण क्षय हो जाता है। क्षयोक्षम भाव होता है तो अभी जैसे क्षयोक्षम देखा है वैसे क्षयोक्षम होता है। और अभी इसमें पैरा में बताया किसमें क्षयोक्षम होता है, कौन से क्षयिक हैं, तो इसको इस टेबल की अपेक्षा से देखने से समझ में आएगा। ये 54 को और 53 का पैरा नंबर 3 को कनेक्ट करना पड़ेगा। सर 2 शब्द और आए थे, अपकर्षण उत्कर्षण और अनुभाग कांडक घात एंड स्थिति कांडक घात, ये 4 कीवर्ड्स हैं अभी। हाँ, तो अपकर्षण उत्कर्षण है, क्या बताया था उसमें, सिर्फ सत्ता में पड़े हुए कर्मों का जीव के परिणामों के निमित्त से सत्ता में जो कर्म पड़े हैं परमाणु, उनका ऊपर के निश्चयों में से नीचे के निश्चयों में आ मिलना अपकर्षण है, और नीचे के निकोशों में से निषेकों में से ऊपर के किन्हीं निश्चयों में जाके मिलना उत्कर्षण है। मतलब स्थिति, कर्मों की स्थिति चेंज हो रही है, निषेक नहीं घट रहे हैं। लेकिन जब निषेक घटेंगे तो स्थिति कांडक घात होगा। स्थिति कांडक घात मतलब वो पूरी की पूरी स्थिति कम हो जाएगी। अगर 1 साल की कर्म की स्थिति है तो उसमें से अगर 10 दिन कम हो गए तो 355 दिन ही रह जाएंगे। लेकिन उत्कर्षण अपकर्षण में स्थिति उतनी रहती है। कर्म परमाणु अगर 100 थे तो हो सकता है 10 परमाणु नीचे आ गए तो 90 रह गए। स्थिति तो पूरी 100 साल की है, वो 100 साल की रहेगी, या जो भी ओरिजिनल स्थिति है। तो उत्कर्षण, अपकर्षण, स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात, तो ये सारा जीवों के भावों के निमित्त से कर्मों में हो रहा है। ठीक है, फिर इसके आगे देखें। सर अब टाइम थोड़ा ही बचा है, तो ये अपन नेक्स्ट पत्र कल से शुरू करें। ठीक है, लवली का है। एंड राखी जी, अब है ना रिकॉर्डिंग सुनी है तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 2-2 3-3 बार रिपीट हुआ था, तो रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो ये बहुत इजी लगेगा आपको, और फिर कुछ नहीं समझ में आएगा तो क्लास में डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि एक एक पेज को हमने रोज एक एक पेज से ही, जितना ज्यादा नहीं गए, उतना ही पढ़ा है, तो उसको वहाँ डिटेल में एक बार जरूर सुनने से आपको क्लियर होगा। और रिपीटेशन बहुत हुआ है तो मतलब आपको एकदम समझ में आएगा वो। और यदि फिर तो हम फिर से रिवाइज कर लेंगे एक बार। हाँ बिल्कुल। और किसी को कुछ कहना है? सभी को मिच्छामि दुक्कडम मेरी तरफ से। हाँ जी, जय जिनेंद्र। अच्छा, एक जस्ट आप ये देखिए, मैंने कोशिश करी है निषेक को, परमाणु को कैसे, ये देखिए, ये जो है ये है डॉट 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 है, वो परमाणु है। एक एक परमाणु है, एक एक परमाणु है। तो उसके बाद एक एक परमाणु है, जैसे फिर अगला गोला है वो वर्गना, ये ऐसे परमाणु मिलके 100 परमाणु का एक गोला बना, इधर छोटा सा, छोटे छोटे गोले जिसमें 100 परमाणुओं का एक ग्रुप है। वर्ग। हाँ, वर्ग। तो हाँ, वर्ग, 100 परमाणु मिलके एक वर्ग बना। तो ऐसे कई सारे वर्ग हैं, एक 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 कई सारे वर्ग मिल गए, तो उस इतने सारे वर्ग को मिलके एक वर्गना गोल बन गया। तो ये वर्गना में 100 परमाणु वाला ग्रुप है।
अब एक और ऐसे भी परमाणु का ग्रुप है जो 101 का ग्रुप है दूसरे में। तो ये दूसरे में 101 के ग्रुप्स हैं कई सारे, और इन 101 को मिला के ये जो है 101 वाली वर्गना है। ठीक है, तो ऐसे ही 100 एक मिनट सर, 101। ये नहीं समझना है। हाँ, ये एक 100 का है, ये 100 वर्ग मिलकर एक वर्गना बना है। इसमें बहुत सारे वो 100 के परमाणु के वो है, वो हाँ, क्या बोला आपने इसको? वर्गना वर्गना, ही तो बोला इसको। वर्गना, हाँ, हम्म। वर्गना, वर्ग से और ये वर्गना बनी। 101 वाला? 101 वाला 101 वाला दूसरी वर्गना है, जिसमें 101 वाली जैसे उस दिन बताया था ना, काउंटिंग वाले। मंदिर की हुंडी का एग्जांपल बताया था ना। तो वहां पे जब हाँ। खोलते हैं तो कलेक्ट करते हैं, तो एक 100 की एक गड्डी बनाई, दूसरी बनाई, और फिर 100 की जितनी गड्डियां बना दी वो एक अलग बोरे में रख दी। उसमें एक बोरे में 100 की बोरे में 10 गड्डियां हैं 100 की। दूसरी है 101 रुपए की बोरियां बनाई है गड्डियां, वो दूसरे बोरे में रखी। तो ऐसे 100, 101, 102, 103, 4 जितने भी एक समय में आने वाले हैं, ये एक एक जो लाइन है, ये लाइन है निषेक की। तो एक समय में आने वाले जितने निषेक हैं वो सारे इस तरह से वर्ग वर्गना रूप निषेक में आएंगे। तो ऐसे ही सारे निषेकों में परमाणु की स्थिति बनेगी। निषेक में परमाणु, वर्ग और वर्गना सारे आ गए। एक्चुअली निषेक में परमाणु ही है एक स्थिति में, एक समय में उदय में आने वाले। पर उनकी परमाणुओं भी कैसे कैसे अलग अलग तरह के हैं, उनको ग्रुपिंग किया है। उदय में तो सारे ही जी आने सर। हैं। जैसे राखी जी हम उदाहरण लेते हैं, हाँ, जैसे अलग अलग हम कैसे ग्रुपिंग की, सपोज चावल की वेराइटी है, वेराइटी के हिसाब से अलग अलग बोरियों में रखा होता है ना, जैसे शॉप हाँ पर, उस तरह से हाँ आप हाँ। समझ सकते हैं इसको कि एक तरह का है उसको अलग रखा है, एक तरह का है उसको अलग रखा है, मतलब। या कुछ ग्रेडिंग करते हैं हम, तो एक ग्रेड को, जैसे हम एग्जाम में ही ग्रेडिंग करते हैं कि 0 से 10 तक के नंबर वालों को, फिर 11 से 20 तक के नंबर वालों को, कैसे हम अलग अलग करते हैं ना, स्टेट्स में भी हाँ जैसे करते हैं, उस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ग्रुपिंग है, जी। परमाणुओं की ग्रुपिंग है, लेकिन वो पूरे एक समय में उदय में आने वाले, उनकी ग्रुपिंग इस तरह से है बस। जी सर। तो स्थिति निषेक ऐसी। अनुभाग में क्या है, उनकी कर्म देने की क्षमता। अनुभाग को जब बोलते हैं, अविभाग प्रतिच्छेद से नापते हैं उसको। तो कितने अविभाग प्रतिच्छेद वाले हैं, 100 वाले, 101 वाले, इस तरह वो उनकी वर्ग वर्गनाएं बनेगी। फिर उनको मिला के जो बोलेंगे तब स्पर्धक बनेगा, जो गोल 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 आपको नीचे के फिगर में बताए थे, निषेक के नीचे जो फिगर है, जो सबसे कम में स्पर्धक होता है